हेलो नमस्कार एवरीवन। आज का टॉपिक है एंडोमेट्रियल कैंसर मीन्स गर्भाशय की अंदरूनी परत का कैंसर। तो आज हम जानेंगे गर्भाशय की अंदरूनी परत के कैंसर के बारे में यानी एंडोमेट्रियल कैंसर। तो जब मेनोपॉज के बाद अगर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो इसे उम्र का सामान्य प्रभाव समझकर बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। हर ब्लीडिंग कैंसर नहीं होती है, लेकिन ऐसी ब्लीडिंग की जांच जरूर होनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमा और उमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय, एंडोमेट्रियल कैंसर। इसे हिंदी में गर्भाशय की अंदरूनी परत का कैंसर कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि एंडोमेट्रियल कैंसर क्या है, यह कैसे विकसित होता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, इसके प्रमुख साइन और सिम्टम्स क्या हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसकी स्टेजेस क्या है और एस ए एनम का रोल क्या है या उनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। एंडोमेट्रियम क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एंडोमेट्रियम क्या है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस यानी गर्भाशय एक महत्वपूर्ण रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो यूट्रस की जो अंदरूनी लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहते हैं। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोनल चेंजेस के कारण यह लाइनिंग प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये लाइनिंग शेल्ड होकर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलती है। लेकिन जब इसी एंडोमेट्रियल लाइनिंग की सेल्स में एबनॉर्मल चेंजेस आने लगते हैं और सेल्स अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ने और डिवाइड होने लगते हैं, तब एंडोमेट्रियल कैंसर विकसित हो सकता है। अब मैं इसकी परिभाषा बताऊंगी। Endometrial cancer is a malignant tumor arising from the lining of the uterus called the endometrium। अब हम इसको हिंदी में मीन्स आसान भाषा में बताएंगे कि गर्भाशय की अंदरूनी परत की सेल्स से उत्पन्न होने वाला मैलिग्नेंट कैंसर एंडोमेट्रियल कैंसर कहलाता है। तो एंडोमेट्रियल कैंसर विकसित कैसे होता है? एंडोमेट्रियल कैंसर का डेवलपमेंट कई फैक्टर से प्रभावित हो सकता है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बैलेंस। जब एंडोमेट्रियम लंबे समय तक एस्ट्रोजन के प्रभाव में रहता है और प्रोजेस्टेरोन का संतुलन पर्याप्त नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम सेल की ग्रोथ बढ़ सकती है। अब क्या होता है, कुछ फीमेल्स में पहले एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया विकसित होता है और कुछ प्रकार की हाइपरप्लेशिया आगे चलकर कैंसर का रिस्क बढ़ा सकती हैं। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि हर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया कैंसर में नहीं बदलती है और हर कैंसर का कारण हार्मोनल इम्बैलेंस ही हो यह भी जरूरी नहीं है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? रिस्क फैक्टर्स में आता है नंबर 1, ओबेसिटी या मोटापा। तो जो ओबेसिटी है वो एक महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है। बॉडी फैट एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकता है और इससे एंडोमेट्रियम पर एस्ट्रोजन का प्रभाव बढ़ सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एज, मतलब बढ़ती उम्र। उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका रिस्क भी बढ़ता है और यह मेनोपॉज के बाद अधिक कॉमनली डायग्नोस्ड होता है। नेक्स्ट है अर्ली मीनार्च यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। बहुत कम उम्र में पीरियड शुरू होना यानी अर्ली मीनार्च। लाइफ टाइम एस्ट्रोजन
एक्सपोजर को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट आता है लेट मेनोपॉज। लेट मेनोपॉज में क्या होता है, देर से होने पर भी एस्ट्रोजन एक्सपोजर की अवधि अधिक हो सकती है। नेक्स्ट है नल पैरिटी। कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, ऐसी महिलाओं में रिस्क बढ़ सकता है जिनकी कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है। अब नेक्स्ट है डायबिटीज। डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे फैक्टर भी रिस्क से जुड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में एंडोमेट्रियल या कुछ हेरिडिटी कैंसर की हिस्ट्री है तो रिस्क बढ़ सकता है। विशेष रूप से लिंच सिंड्रोम जैसी हेरिडिटी कंडीशन में एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क अधिक हो सकता है। नेक्स्ट है कुछ हार्मोनल थेरेपीज। कुछ परिस्थितियों में एस्ट्रोजन थेरेपी का उपयोग एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क को प्रभावित कर सकता है। इसलिए प्रोफेशनल की सलाह के अनुसार या डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार ही हमें मेडिसिन लेनी है या कोई भी स्टेप आगे उठाना है। असामान्य ब्लीडिंग को मत समझो मामूली, समय पर जांच ही है सुरक्षा की पहली सीढ़ी। साइन एंड सिम्टम, तो मैं आपको बताऊंगी इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में। जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं, एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग। विशेष रूप से मेनोपॉज के बाद जो वजाइनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग है वो एक महत्वपूर्ण वार्निंग साइन हो सकता है। इसके अलावा पीरियड्स के बीच ब्लीडिंग, बहुत हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या लंबे समय तक होने वाली ब्लीडिंग, इरेगुलर पीरियड्स, एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, पेल्विक या लोअर एब्डोमिनल पेन जैसे सिम्टम्स कुछ पेशेंट के दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहाँ यही बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सिम्टम्स का मतलब हमेशा ही कैंसर नहीं होता है। फाइब्रॉइड, पॉलिप, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन्फेक्शन की दूसरी कई कंडीशंस भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग का कारण बन सकते हैं। इसलिए सही डायग्नोसिस के लिए मेडिकल इवैल्यूएशन बहुत ही जरूरी है। अब हम आपको बताएंगे पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्यों महत्वपूर्ण है। मेनोपॉज के बाद सामान्य रूप से मेंस्ट्रुअल पीरियड्स बंद हो जाते हैं। इसलिए अगर मेनोपॉज के बाद वजाइनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है तो उसे पोस्ट मेनोपॉजियल ब्लीडिंग कहा जाता है। यह ब्लीडिंग कैंसर के अलावा कई अन्य कारणों में भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि यह एंडोमेट्रियल कैंसर का महत्वपूर्ण प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हो सकता है, इसलिए इसका इवैल्यूएशन बहुत ही जरूरी है। तो आप याद रखिए कि मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग इग्नोर नहीं, इन्वेस्टिगेट करना है। मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग अगर दिखे बार बार, डॉक्टर से जांच कराना है सबसे समझदार। डायग्नोसिस क्या करेंगे, अब हम आपको एंडोमेट्रियम कैंसर की डायग्नोसिस कैसे की जाती है। सबसे पहले डॉक्टर पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं। तो इसमें एज, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, मेनोपॉज हिस्ट्री, प्रेगनेंसी हिस्ट्री, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री और मेडिकेशन हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री। इसके बाद फिजिकल और पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है। अब नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड। पेल्विक अल्ट्रासाउंड मेनली ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड यूट्रस और एंडोमेट्रियल लाइनिंग का असेसमेंट करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन केवल अल्ट्रासाउंड से कैंसर की फाइनल कंफर्मेशन नहीं होती है। अब एंडोमेट्रियल बायोप्सी में क्या होता है, एंडोमेट्रियम का टिश्यू सैंपल लिया जाता है और उसे लेबोरेटरी में हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। यह डायग्नोसिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहें या महत्वपूर्ण मेथड है। अब हम बताएंगे आपको हिस्टोस्कोपी। कुछ केसेस में क्या होता है, हिस्टोस्कोपी की मदद से यूट्रस के अंदर डायरेक्टली देखा जा सकता है और सस्पिशियस एरिया से बायोप्सी ली जा सकती है। नेक्स्ट है
डीएनसी, डीएनसी का फुल फॉर्म है डायलिटेशन एंड क्यूरेशन। कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज यानी डीएनसी किया जा सकता है। अब हम बताएंगे आपको इमेजिंग, इमेजिंग क्यों करनी है। कैंसर की एक्सटेंट और स्टेजिंग को समझने के लिए जरूरत के अनुसार सीटी स्कैन या एमआरआई जैसे इमेजिंग टेस्ट किए जा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी एंडोमेट्रियल कैंसर की स्टेजिंग। ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए कैंसर की स्टेजेस जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैंसर मुख्य रूप से यूट्रस तक सीमित होता है। स्टेज सेकंड में क्या होता है, कैंसर सर्विक्स के स्ट्रोमल टिश्यू तक फैल चुका होता है। अब स्टेज थर्ड क्या कहती है, कैंसर यूट्रस से बाहर आसपास के टिश्यू और लिम्फ नोड्स तक फैल सकता है। स्टेज फोर्थ में क्या होता है, कैंसर ब्लैडर या बावल तक फैल सकता है। स्टेज फिफ्थ में कैंसर ब्लैडर या बावल की म्यूकोसा या शरीर के दूर के ऑर्गन तक फैल सकता है। स्टेजेस जितनी अर्ली होती है, ट्रीटमेंट ऑप्शन और आउटकम्स आमतौर पर उतने ही बेहतर हो सकते हैं। इसलिए किसी भी बीमारी का पता हमें कैसे चलेगा, आफ्टर 40 इयर्स हमें अपने बॉडी के सारे इन्वेस्टिगेशन, सारी टेस्ट कराने चाहिए पर ईयर, जिससे अगर कोई भी बीमारी या स्टेजेस शुरू होती है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाता है। कैंसर से डरना नहीं है, समय पर पहचानना और सही ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ट्रीटमेंट में कैंसर टाइप, ग्रेड, स्टेज 8 और ओवरऑल हेल्थ और ट्यूमर की मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है। अब हम आपको बताएंगे सर्जरी। कई पेशेंट में क्या होता है कि सर्जरी प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है, तो सबसे कॉमन है सर्जरी हिस्टेक्टोमी, जिसमें यूट्रस को रिमूव किया जाता है। कुछ पेशेंट में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज को भी रिमूव किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। तथा लिम्फ नोड्स की असेसमेंट की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द डिजीज। रेडिएशन थेरेपी, कुछ पेशेंट में रेडिएशन थेरेपी की जाती है। यह कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने में रिकरेंस के रिस्क को कम करने के लिए ट्रीटमेंट प्लान का हिस्सा हो सकती है। अब हम बताएंगे कीमोथेरेपी। तो एडवांस रिकरेंट या हाई रिस्क डिजीज में कीमोथेरेपी की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट है हार्मोनल थेरेपी। कुछ सिलेक्टेड केसेस में हार्मोन थेरेपी का उपयोग किया जा सकता है, विशेषकर कब, स्पेसिफिक ट्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स या सिलेक्टिव एडवांस डिजीजेस में। इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी, आज के समय में कुछ एडवांस एंडोमेट्रियल कैंसर्स में ट्यूमर की मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी भी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा हो सकता है। इसलिए ट्रीटमेंट हर पेशेंट में एक जैसा नहीं होता है। प्रिवेंशन और रिस्क रिडक्शन, हर केस को प्रिवेंट करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल मेजर्स रिस्क को कम कर सकते हैं, जैसे हेल्दी वेट मेंटेन करना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना, डायबिटीज और मेटाबॉलिक कंडीशन को कंट्रोल करना, एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग को इग्नोर नहीं करना है, अननेसेसरी हार्मोनल मेडिसिन से बचना है। फैमिली हिस्ट्री होने पर डॉक्टर को रिस्क असेसमेंट के बारे में चर्चा करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि अपने शरीर में होने वाले असामान्य बदलावों को नजरअंदाज नहीं करना है। अब हम आपको बताएंगे एएनएम या नर्स की रोल या भूमिका। नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंडोमेट्रियल कैंसर में क्या होता है कि हेल्थ एजुकेशन, महिलाओं को एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग और पोस्ट मेनोपॉजियल ब्लीडिंग के बारे में जागरूक करना, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, सस्पिशियस सिम्टम्स वाली महिलाओं की अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना,
प्रॉपर रेफरल, पेशेंट को उचित हेल्थ फैसिलिटी और स्पेशलिस्ट के पास टाइमली रेफरल देना, हिस्ट्री कलेक्शन करना, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेना, मेनोपॉज स्टेटस देखना, प्रेगनेंसी हिस्ट्री, मेडिकेशंस और फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेना। एंडोमेट्रियल सपोर्ट, कैंसर डायग्नोसिस पेशेंट और फैमिली के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है और नर्स को पेशेंट की इमोशनल सपोर्ट देना और ट्रीटमेंट के बारे में हेल्थ केयर टीम से उचित जानकारी प्राप्त करने में सहायता करनी चाहिए। ट्रीटमेंट सपोर्ट, सर्जरी, रेडिएशन या कीमोथेरेपी के दौरान प्रेस्क्राइब नर्सिंग केयर देना और पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी है। फॉलोअप में क्या होता है, पेशेंट को फॉलोअप विजिट, प्रेस्क्राइब्ड इन्वेस्टिगेशंस के महत्व के बारे में समझाना कि फॉलोअप के लिए डॉक्टर के पास कब आना है, कितने दिन या महीने के इंटरवल में आना है। तो आई थिंक आपको हमारा ये टॉपिक एंडोमेट्रियल कैंसर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल में ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे उमा ब्लॉग्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।